क्या हाल है साथियों, मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 15 जून का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और यूपीएससी के अलावा अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो हमारे टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो हैं ये वाले। देखिए, इंडिया ने नई कोविड-19 की वैक्सीन पॉलिसी निकाली है, ये जानना जरूरी है। क्या बदलाव हुए हैं? बासमती को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद हो रहा है। ठीक, बासमती का जो है ज्योग्राफी का इंडिकेशन वाली बात है। कहाँ का होगा? अगर भारत का हो गया तो भारत को फ़ायदा है एक्सपोर्ट करने में, उन सब में पाकिस्तान भी वहीं चाहता है। व्हाट इज़ न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम, इसके बारे में जानेंगे। और पासिफे मिशन जो है ये क्या है, इसके बारे में भी पूरी चीज़ें जानेंगे। ठीक, और देखिए आज जो महत्वपूर्ण दिन है वो है ग्लोबल विंड डे यानी कि वायु, और दूसरा 15 जून को, और दूसरा है आपका वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। ठीक है ना, बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। बुजुर्गों के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि समय फिर सबका आता है, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी और ईपीएफओ के लिए हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, और सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। पहला टॉपिक देखिए हमारा ये है कि इंडिया ने नई कोविड-19 की वैक्सीन पॉलिसी अभी मोदी जी ने आके अनाउंस करी थी, और ये जो है इफेक्ट में आ जाएगी 21 जून से। ठीक, मोदी जी ने कहा था कि अब देखो क्या हुआ था कि शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही थी प्रोक्योरमेंट वैक्सीन्स का। ठीक, और फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने प्रोक्योरमेंट किया, फिर उसके बाद मई के महीने में उन्होंने कहा स्टेट वालों अपना देखो करो। अब फिर से जो है, क्योंकि फिर मोदी जी ने यहाँ कहा भी है कि देखिए कई सारी स्टेट्स को जो है डिफ़िकल्टी, वैक्सीन को प्रोक्योर नहीं कर पा रहे थे, ख़रीद नहीं पा रहे थे, और उनके पास फंडिंग की भी कमी थी, तो इसलिए फिर से वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने हाथ में ले रही है कमान, और 21 जून से फिर से वैक्सीन को प्रोवाइड करेगी। उन्होंने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंपनियों से, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से 75%, अगर वो 100 बनाएंगी तो 75 सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद लेगी, और बाकी की बची जो 25% है वो प्राइवेट हॉस्पिटल खरीदेंगे। ठीक, और सेंटर ये जो 75 खरीदेगी, ये वाली जो है आपका जो भी, जैसे कोई स्टेट में भी, उनको स्टेट में भी दे दिया जाएगा। तो केंद्र के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सेंटर्स होंगे वहाँ पे 18 साल के ऊपर के लोगों को फ्री में जो है ये वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी 21 जून से। और प्राइवेट में आपको पता है वहाँ तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक, लेकिन वहाँ पे भी मोदी जी ने ये कहा है जो सर्विस चार्ज है वो 1,500 रुपये से आप ज़्यादा नहीं लगा सकते हो। तो इसलिए जो है, जो अलग अलग वैक्सीन हैं जैसे कि कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और स्पुतनिक है, तो उसके रेट फिक्स हो गए। तो अब मैनिपुलेशन, ज़्यादा पैसे और काला बाजारी ये सब नहीं हो पाएगी। ये देखिए इसके बारे में तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं। 21 जून से चालू है, और ये वाली जो है आपका रिप्लेसेस मई 1 से वहीं कर दिया था ना, स्टेट को दिया था, वापस ले लिया। 18 साल के ऊपर वालों को वैक्सीनेट किया जाएगा फ्री। कहाँ पर? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सेंटर पर। ठीक, एक एक चीज़ ध्यान दीजिए। और इन्होंने कहा है कि अर्लियर, इससे पहले जो पॉलिसी थी कि फ्री में वैक्सीन दी जा रही थी 18 से 44 साल वाले लोगों को, वो जो है अवेलेबल थी एट सेंटर्स मतलब जो केंद्र हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के। ठीक, लेकिन अब क्या है कि अब जो है, और उस समय क्या होता था जब इससे पहले वाले 21 जून के पहले वाला जो था 1 मई से जो लागू हुआ था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेंटर केंद्र होते थे वहाँ पे सिर्फ 3 प्रायोरिटी ग्रुप थे जिनको जो है फ्री में दी जाती थी वैक्सीन। वो थे हेल्थ केयर के वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, और दोज वो आर 45 ईयर्स एंड अबव। ठीक, अब क्या है कि ऑल सिटीजन विल हैव टू पे वैक्सीन। प्राइवेट सेंटर पे पैसा आपको देना पड़ेगा, 150 रुपये से ज़्यादा सर्विस चार्ज लगा नहीं सकते हैं। तो अब इफेक्टिवली जो रेट आया है वो आएगा ये: कोविशील्ड 780 रुपये सबसे कम, कोवैक्सीन सबसे ज़्यादा 1410 रुपये, स्पुतनिक 1145 रुपये। ठीक, और एक चीज़ और भी है, जैसे डिजिटल डिवाइड की हमने बात करी थी कि भाई ऑनलाइन आपने कर दिया कोविन ऐप पे, तो जो लोग जो है जिनके पास ऑनलाइन नहीं है वो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये कहा है कोई बात नहीं, आपके पास कोविन नहीं, आप कर पा रहे हो, एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, आप जाओ केंद्रों पे जाओ, वहाँ जाकर वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कर दिया जाएगा। ठीक, तो यही सारी चीज़ें अब यहाँ पे बताई गई हैं। और सेंटर ने जो है अब ये कहा है 25% जो है डोजेस ओपन रहेंगी प्राइवेट सेक्टर्स वालों के लिए।
और यहाँ पे ये कह रहे हैं जो पहले जो सिस्टम था अब वो सब चेंज हो गया, फिर से अब जो है 21 जून से जो केंद्र ने अभी जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें होंगी। 75% प्रोक्योर करेगा, वही सारी चीज़ें फिर से बताइए। प्राइवेट वालों को 25% प्रोक्योर करने को दिया जाएगा और ये फ्री नहीं होगी, ठीक। और एलोकेशन टू स्टेट, अच्छा जो स्टेट्स को वैक्सीन दी जाएगी उसमें थोड़ा सा ये देखा जाएगा कि कहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है, क्या डिज़ीज़ वहाँ पे बीमारी ज़्यादा है, वैक्सीनेशन की प्रोग्रेस धीमी है या तेज़ है, या फिर वैक्सीन की वेस्टेज जो है अपशिष्ट में ज़्यादा तब्दील कहाँ पे हो रही हैं, ठीक। तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए, कारकों को देखते हुए फिर वैक्सीन दी जाएगी। मान लीजिए कहीं पे जो है वैक्सीनेशन जो है 80% हो गया तो वहाँ देने से ज़्यादा अच्छा है कि आप वहाँ पे दो जहाँ पे 40% है, फॉर एन एग्जाम्पल। तो वहाँ पे इस तरीके से करेंगे। गुड वैक्सीनेशन कवरेज जो है और विल ड्रॉ हाइयर नंबर डोजेज, हाइयर वेस्टेज विल ब्रिंग इन लेस, यही सब सारी चीज़ें बताई हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है और विल ऑल्सो एग्रीगेट द डिमांड ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल का भी ले सकते हैं। और कीप इन व्यू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रीजनल, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी लिया जा सकता है, वैक्सीनेशन सबका हो पाए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें बासमती को लेकर कि बासमती कहाँ उगाया जाता था या उगाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे होता है ना जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे आपका जो है लखनऊ में क्या है कि चिकन की कढ़ाई है, तो कई सालों से पीढ़ियों से लखनऊ शहर में जो है चिकन कढ़ाई का जो है एम्ब्रॉयडरी होती रही है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उस जगह से संबंधित है, ठीक। आपका अलीगढ़ का ताला है, आपका जो है मेरठ की कैंची है, ठीक, लड्डू है, आपका आपका रसगुल्ला है बंगाल का, उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। तो उसी तरीके से बासमती का भी है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इंटरनेशनली ये चीज़ हो रही है। एक्चुअली हुआ क्या है कि भारत ने ये चाह रहा है कि वो यूरोपियन यूनियन में अपना जो है वो ले ले जोग्राफिकल इंडिकेशन, तो उसको भारत को एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी, ठीक। जब जोग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाएगा, यूरोपियन ये कह देंगे कि हाँ बासमती जो है इंडो गैंजेटिक जो एरिया है वहीं पे हुआ था, तो यहाँ वाला जो बासमती वो सबसे असली बासमती है, ठीक। कोई कॉपी भी तो बना सकता है, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाएगी, ताकि जो लोग ओरिजिनल हैं उनको बचाया जा सके, उस चीज़ को एक हेरिटेज को भी बचाया जा सके। ये सारे कारण होते हैं जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। तो अगर इंडिया को मिल जाता है कि इंडिया के इंडो गंजेटिक एरिया में जो गंगा के प्लेन से मैदानी क्षेत्र हैं उसमें ये होता है, तो फिर इंडिया का से जो बासमती जाएगा उसको अच्छा दाम मिलेगा, अच्छी उसकी पहुंच भी होगी मार्केट में। लेकिन पाकिस्तान, वहाँ पे भी एक जगह है जहाँ पे बासमती होता है, ठीक। तो इसलिए पाकिस्तान भी कह रहा है नहीं नहीं हमें भी चाहिए ज्योग्राफिक इंडिकेशन। ऐसा थोड़ी ना सिर्फ इंडिया में ही होता है, ठीक। अब क्यों लड़ाई हो रही है ये समझना जरूरी है। देखिए इंडिया जो है दुनिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, निर्यात करता है बासमती राइस का, और उसने जो है ये अप्लाई भी किया है प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक, संरक्षित ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए अप्लाई किया है यूरोपियन यूनियन के काउंसिल ऑन क्वालिटी स्कीम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फूड स्टफ के लिए। जाहिर सी बात है यहाँ मिलेगा तो उनको आसानी होगी इंडिया वालों को। अब इसकी वजह से क्या होगा कि सोल ओनरशिप हो जाएगी, मतलब स्वामित्व हो जाएगा कि बासमती किसका, इंडिया का। कहाँ पर, यूरोपियन यूनियन में, कई सारे देश हैं वहाँ पर। पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो कि भी एक राइस का एक्सपोर्टर है दुनिया में, ठीक, और ओनली अदर एक्सपोर्टर, मतलब अगर देखा है तो इंडिया है उसके बाद पाकिस्तान भी है, ठीक है। तो उसने भी अपोज किया, उसने कहा कि ऐसा है कि अगर आप ऐसा करते हो ईयू में जाके, अगर ईयू बासमती आप सिर्फ इंडिया को देते हो तो ये हमारे एक्सपोर्ट को जो है करेगा, अफेक्ट करेगा, जो कि सही बात है। तो बासमती वास्तव में कहाँ उगता है ये चीज़ समझने वाली बात है। देखिए जो बासमती की कुछ खासियत है, ध्यान रखिएगा, खासियत है वो क्या है, लॉन्ग ग्रेन्ड है, लंबा रहता है चावल, उसकी एक सुगंध अलग है, और ये इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में होता है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, मतलब शिवालिक के नीचे तराई क्षेत्र और इन सारे क्षेत्रों में। कौन कौन सा अगर अभी आधुनिक भारत में देखा जाए तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर में होता है। बासमती जो है पाकिस्तान में भी होता है। एक्चुअली जो रवि नदी है, रावी नदी, देखिए इंडस, झेलम, ठीक, आपका फिर चिनाब आ गया, फिर रवि, ब्यास, सतलज, तो ये जो इन दोनों के बीच में ये दोआबा जो बैठता है, तो यहाँ पे कलार ट्रैक्ट है जो कि पाकिस्तान में जो पंजाब चला गया ना उसमें ये आता है, और वहाँ पे भी बासमती किया जाता है। तो इसी बात पे जो है
पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ भी तो होता है, आप क्यों उनको खाली जो है सोल टाइटल दे रहे हो। तो वाई डज द बासमती टाइटल नीड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन क्यों चाहिए। देखिए हाई प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा भी मिलता है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में एक्सपोर्ट काफ़ी होता है, लोग जो है खाना पसंद करते हैं इसको इंटरनेशनल मार्केट में, इसलिए काफ़ी डिस्प्यूट होते रहे हैं। ठीक कि और इसकी क्वालिटी पे भी जो है ये रहता है कि भाई अगर कहीं और से बन रहा है तो कॉपी तो है, तो वो चीज़ हर मिट्टी की एक अलग चीज़ होती है ना यार, वो आप नहीं ला सकते चाहे इतना भी आर्टिफिशियल कर लो। तो वो उसके लिए भी काफ़ी जो है लड़ाई होती रहती है कि कौन किसका किसका असली है कौन नकली है, ये सारी चीज़ें। और मान लीजिए आपने दूसरी जगह पे करके क्वालिटीज़ जो है आपने मैच करने की कोशिश भी करी बासमती की, लेकिन वो हिस्टोरिकली जो ग्रोइंग बेल्ट है वहाँ से तो नहीं है। तो इसलिए भी जोग्राफिकल इंडिकेशन किस चीज़ को मानता है कि भैया कहाँ पे हिस्टोरिकली और किस किस जगह पे जोग्राफिकल भौगोलिक जो है इस लोकेशन पे हुआ, ये चीज़ें होनी है। अब ये ऐसा ही केस इंडिया में भी हुआ। मध्य प्रदेश वाले ये कहने लगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया हमको भी जो है जीआई इंडिकेशन दो बासमती राइस का, सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए। लेकिन इंडिया, ऑल इंडिया अखिल भारतीय राइस जो है निर्यात एसोसिएशन जो है, इसने इसको अपोज किया और कहा कि ये जो है बासमती की अखंडता को भी दिक्कत करेगा। अगर हम इंडिया के अंदर ही लड़ रहे हैं तो बाहर वाला तो लड़ेगा ही कि भैया कि हमारे यहाँ भी होता है। तो और इस पे जो है अपेडा जो है आपका एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उसने भी ये कहा कि हाँ जीआई स्टेटस जो है वो उसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे हिस्टोरिकली पीढ़ियों दो पीढ़ियों जो है उस लोकेशन पे हुआ हो। ठीक, और उसकी वजह से जो है एरिया ने भी ये जो है आपका आर्ग्यू किया कि ग्रांटिंग एमपी रिक्वेस्ट, इसकी वजह से क्या होगा कि बाकी जो राइस एक्सपोर्टर हैं वो भी कहेंगे हमारे यहाँ बनता है बासमती और हमको भी दो, जैसे चाइना और पाकिस्तान। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो पावर है और हमारा जो ब्रांड है बासमती का भारत वाला वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसके जो है पैसे और वो जो है मार्केटिंग में डिफ़िकल्टी आएगी। इनफैक्ट इंडिया का जो अटेम्प्ट है कि वो प्रोटेक्ट कर सके बासमती राइस को, ये काफ़ी डिस्प्यूट में रहा है पहले से भी। आप समझिए इसमें क्या हुआ है, यूएस ने की एक कंपनी है राइस टेक, समझो यहाँ पे ये क्या हो रही है, बायो पायरेसी हो रही है, समझना। यहाँ पे आए ब्रिटिश आपके यूएसए के साइंटिस्ट, उन्होंने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी कुछ सीड बनाई और जाके अपने यहाँ उगाने लगे और कहने लगे बासमती है। और वहाँ पे ये जो राइस टेक कंपनी है वहाँ पे इसने जाके बासमती का पेटेंट मांगा, और नाम जानते हो क्या रख रहे हैं, देखो कासमती, टैक्समती, जासमती, ठीक है ना, और पता नहीं क्या क्या मती रख देंगे नाम। ठीक, तो ये करके पेटेंट मांगने लगे, तो इस पे भी काफ़ी बवाल पहले ही मचा और जो है पेटेंट दे भी दिया गया आपका। काफ़ी हो हल्ला मचने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने मना भी करना चाहा लेकिन कुछ हुआ नहीं, यूके में पेटेंट दे दिया गया यूएस मार्केट में। फिर हमारा बासमती जाना ख़त्म हो गया भैया, क्योंकि वहीं पे उनको मिल जा रहा था। ठीक, और क्योंकि ट्रांसपोर्ट और इन सब का पैसा नहीं लगेगा तो बट नेचुरल है, अगर सेम क्वालिटी मान लीजिए 19 क्वालिटी भी है 20 नहीं है तो सस्ता भी है तो वहीं से लोग खरीदेंगे ना। तो इसकी वजह से इंडिया में काफ़ी लोग गुस्सा हुए और ये भी कहा गया कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, हमारा जो एक विरासत है, हमारी एग्रीकल्चरल विरासत है, उसको तक नहीं प्रोटेक्ट कर पाई, ये सारी चीज़ें हैं। बायोपायरेसी इसको कहा जाता है। अच्छा, बायोपायरेसी जो है आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आपने नाम सुना है, ज़रूर सुना होगा। ठीक, जैव विविधता वाला जो कन्वेंशन है, सम्मेलन है, इसमें भी बायोपायरेसी की बात की जाती है। एक कुछ ऐची टारगेट्स हैं, नगोया प्रोटोकॉल है। ठीक, इनमें से किस में जो है बायोपायरेसी की बात की जाती है आप लोग को बताना है। ठीक, ये चीज़ है। ABS करके कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको ढूंढिए और निकाल के आप लोग को कमेंट करना है। अब लीगल बैटल हुआ, फिर उसके बाद यूएस वाले ने फिर क्या किया कि राइस टेक को सिर्फ ये जो 3 वैरायटी थी इन्हीं को कह दिया, बस इन्हीं को तुम बेच सकते हो, और किसी को नहीं, हटाया नहीं। ठीक, और इंडिया में देखो 2001 की बात हो रही, इंडिया में जीआई टैग बासमती को कब दिया गया, 2016 में। तो काफ़ी हम डिले रहे, अपनी जो चीज़ है उसको अपना, मतलब एक होता ना कि हक से मांगने वाली चीज़ जो है वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, अपना जो है एक ये भी होना चाहिए जो हमारे पास है उसको हमें चेरिश भी करना चाहिए। होता क्या है, हम लोग जो हमारे पास नहीं है उसको चेरिश, उसको पाने के चक्कर में जो होता है उसका कोई ध्यान नहीं रखते। घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। तो ये चीज़ है। अगला जो टॉपिक है, अब देखिए यहाँ पे 2 टॉपिक आएंगे स्पेस टेक्नोलॉजी से। ठीक, थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स भी यूज़ होंगे, लेकिन मैं तो इंजीनियर के हिसाब से मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं सभी के हिसाब से जो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं
मैं सिर्फ वही चीज़ आपको बताऊंगा ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो। ठीक, तो देखिए पहला क्या है, न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम। बिल्कुल घबराइए मत, न्यू शेफर्ड इसलिए नाम, एक ये रॉकेट सिस्टम क्या है, ये जो जेफ बेजोस है ना अमेजोन वाले, उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ठीक, ये क्या कर रहे हैं, ये स्पेस टूरिज्म कराना चाहते हैं। ठीक, लोगों को भेजना चाहते हैं अपना अंतरिक्ष में। ठीक, और एक इसमें होता है कार्बन लाइन, कार्बन लाइन के ऊपर अगर आप जाते हो तो उसको फिर स्पेस माना जाता है। ये ध्यान रखना, कार्बन लाइन क्या होती है ये भी पूछा सकता है, सिंगली अलग से एक क्वेश्चन पूछा सकता है। तो ये स्पेस टूरिज्म करना चाहते हैं। न्यू शेफर्ड इनका एक रॉकेट सिस्टम है और उसमें पहली सीट के लिए अभी जो है ऑक्शन हुआ था, तो वो अभी कंप्लीट हो गया है। ये खुद भी जा रहे हैं, इनका भाई भी जा रहा है, और उसके अलावा और कौन कौन जा रहा है, मतलब 6 सीटें हैं टोटल। तो अब देखो न्यू शेफर्ड ही क्यों नाम रखा गया, क्योंकि न्यू शेफर्ड, ये एक शेफर्ड के नाम से एक पहले व्यक्ति थे जो पहली बार स्पेस में गए थे, उनके नाम पे ये रखा गया है। ठीक, स्पेस टूरिज्म की बात है। 100 किलोमीटर जो है हमारे अर्थ से ऊपर लेके जाएंगे, कार्बन लाइन के ऊपर जो है स्पेस माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी देखिए 7600 लोगों ने रजिस्टर किया था 159 कंट्रियों से, 159 कंट्रियों से, और फाइनली जो ऑक्शन कंप्लीट हुआ देख रहे हो 28 यानी 2.8 करोड़ डॉलर में जो है सीट खरीदी गई है। और बेजोस अपने भाई और उनके साथ में जाएंगे जिन्होंने जीता है 20 जुलाई को। और 20 जुलाई को इसलिए जाएंगे क्योंकि यही वो दिन था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज अल्ड्रिन मून पे लैंड किए थे। देखिए सेकंड वाले का नाम आप लोग को याद था कि नहीं याद था, नहीं शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि जो फर्स्ट आता है उसी का नाम सब जानते हैं। तो ये चीज़ें हैं। न्यू शेफर्ड कंप्लीटेड इट्स 7th, अभी इसने मतलब लॉन्च वॉन्च अपना टेस्ट वेस्ट पूरा कर लिया था 2020 में, तो अब ये सेफ माना जा रहा है 20 जुलाई को ये स्पेस में लेके जाएगा लोगों को, 6 लोगों को। अब देखिए 2018 में ब्लू ओरिजिन जो कि कंपनी का नाम है, 10 कंपनियां नासा ने चुनी थी, उनमें से एक थी, जिसका कार्य क्या है। अब देखो नासा एक यूएसए की, जैसे इंडिया की इसरो है ना गवर्नमेंट की संस्था है, वैसे नासा यूएसए की संस्था है स्पेस टेक्नोलॉजी में, लेकिन वो लोग भी प्राइवेट संस्थाओं से मदद ले रहे हैं ताकि जो है स्पेस बाउंड को रिसोर्सेज, मून पे मिशन, मार्स पे मिशन, और प्राइवेट वालों का जो है निवेश, उनकी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, उन सबका भी यूज़ किया सके। तो जहाँ जितना हो सकता है स्पेस है आपका, मतलब जगह बन सकती है, तो प्राइवेट को भी जगह देनी चाहिए। ठीक, और वैसे भी कैपिटलिस्ट हैं यूएसए वाले, तो वो तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। 2019 में क्या हुआ कि एक एग्रीमेंट हुआ ब्लू होराइजन के और नासा के बीच में, और उन्होंने कहा कि हम जो पार्टनरशिप है उसको बढ़ाएंगे और कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री में भी जाएंगे। कमर्शियल में मतलब वहीं स्पेस टूरिज्म वाला हो गया, और बाकी स्पेस एजेंसी तो आपकी ये जो है ये तो नासा, इसके बीच में हुआ। और एक तो कमर्शियल स्पेस टूरिज्म होगा, दूसरा मून पे और मार्स पे जाना है उस पर भी ध्यान देंगे। जैसे कि आपका वो है ना एलॉन मस्क, उसकी कौन सी स्पेस एक्स है, एक बंदा और है वर्जिन उसकी करके है, ठीक है, उसका वो भी मतलब स्पेस टूरिज्म करना चाहते हैं। न्यू शेफर्ड, एलन शेफर्ड एक एस्ट्रोनॉट थे जो पहले अमेरिकी थे जो कि गए थे आपके स्पेस में। यूएसएसआर की तरफ से पहले कौन से गए थे याद है, यूरी गैगरिन। ठीक, याद है कि नहीं याद है। अच्छा, इंडिया की तरफ से कौन गए थे सबसे पहले, राकेश शर्मा जी, यूएसएसआर की तरफ के उस पर ही गए थे। ठीक है, एंड ऑफर्स फ्लाइट, ये 100 किलोमीटर के ऊपर जाएगा। और एक रॉकेट सिस्टम है जिसमें कि आपका एस्ट्रोनॉट और रिसर्च पेलोड जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये जो रॉकेट है, ठीक, इसके जो ऊपर वाले हिस्से में तो 6 सीट लगेंगी विंडो के साथ में, जिसमें कि लोग जाएंगे। ठीक, ये कैप्सूल है, और इसमें कुछ और पेलोड भी है। ये बूस्टर है जिसमें मतलब ये आग लगती है, उठा के लेके जाएगा इनको। कुछ पेलोड भी होंगे जो बच्चों को स्पेस मतलब टेक्नोलॉजी में शोध वोध के लिए काम आएगा, तो वो पेलोड अलग है। ठीक, ये कैप्सूल है, ये अलग है। बाकी बूस्टर वाला जो ये चीज़ है अलग है। ये ऊपर जाके क्या होगा कि ऊपर जाके अलग हो जाएगा। जैसे ही एस्ट्रोनॉट जो है कार्बन लाइन के ऊपर जाएंगे, कार्बन लाइन के ऊपर जाने वाले होंगे, उससे पहले ये अलग हो जाएगा केबिन जो है। ठीक है, और फिर ये पैराशूट के जरिए जो है अपना समुद्र में जाके गिरेगा। ये जो है जो लॉन्चर जिसकी बात कर रहे हैं, रॉकेट जो है, ये क्या है कि ये ऐसे ही वर्टिकली ही उतरेगा ज़मीन पर वापस। तो ये भी इसलिए जो है रीयूजेबल भी है, फिर से मतलब वापस यूज़ में आ जाएगा, ये ख़राब नहीं होता है। ठीक, इससे स्पेस डेब्रिस भी नहीं होता, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक, तो ये वाली चीज़ें हो गई। और जो ये पेलोड इस पर लगाया गया वो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी और इसमें तकनीक में रिसर्च करने के लिए, स्टूडेंट्स को मदद करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है कार्बन लाइन, ये आपका इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री है स्पेस की। ठीक है,
आइडिया यहाँ पे यही है कि कम पैसे में लोगों को जो है पढ़ाई में, रिसर्च के लिए, कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी के लिए बढ़ाने के लिए, उद्यमता बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और इसमें एकेडमिक और ओरिएंटेड गोल भी है, 100 किलोमीटर के ऊपर ले जाएंगे। माइक्रो ग्रेविटी का भी एहसास कराया जाएगा, जिसमें हवा में उठने लगते हैं लोग। ठीक, हाउ डज इट वर्क? रॉकेट सिस्टम में 2 पार्ट हैं, केबिन या फिर कैप्सूल बोल लो, दूसरा रॉकेट और बूस्टर, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ये आपका केबिन जो है ये एकोमोडेट करेगा, स्मॉल पेलोड भी होंगे आपका, मिनी पेलोड जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बहुत ही सस्ते में होगा। एक फुटबॉल की यूनिफॉर्म जो होती है उससे भी सस्ते में होगा, बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो है ये। बाकी केबिन में 6 लोग की सीट होगी। कार्बन लाइन के जैसे ही ऊपर बूस्टर के साथ जा रहा होंगे, जैसे ही बिफोर क्रॉसिंग द कार्बन लाइन वो अलग हो जाएगा। ठीक, और फिर जो है ये वापस अपना गिरेगा पैराशूट से। ठीक है ना, यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और जो है इंजन अपना कट ऑफ हो जाएगा, ये सारी बोल बचल वाली बातें हैं। लैंडिंग जो है ये वर्टिकली लैंड करेगा बूस्टर, और वो केबिन जो वाला जो है वो कैसे आएगा? पैराशूट से। स्पेस टूरिज्म जो है ये है कि जो आम आदमी है उनको मज़ा, रिक्रिएशनल, मनोरंजन, अवकाश और ये सब करेंगे, जाके अपना मज़े करेंगे। लोग की देख रहे हो यहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए, वहाँ पे लोग जो है कितने वो कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। आइडिया ये है कि स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक, नॉन एस्ट्रोनॉट जो है वो भी जाएँ, साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक पर्पस के लिए भी। और इसमें जो है एक ये कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है टूरिज़्म का, स्पेस टूरिज़्म का। इसमें पहले भी एक स्पेस एडवेंचर्स नाम के थे, उन्होंने पहले भी ये कर चुके हैं। ब्लू ओरिजिन की तरह, जो कि जेफ बेजोस अमेजोन वाली की तरह है, उसके अलावा भी रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक है, और एलॉन मस्क की स्पेस एक्स है, जो टूरिज्म चालू करना चाहते हैं। ठीक, तो ये वाला था। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा और टेक्निकल होने वाला है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना। पैसिफाई मिशन क्या है? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इंडियन भी कुछ इसमें जुटे हुए थे इस प्रोग्राम में, मिशन में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? पोलर एरियाज, यानी कि अर्थ है तो उसका पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। स्टेलर इमेजिंग, यानी कि स्टार की इमेजिंग निकालनी है। ठीक, इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। ठीक, पोलराइजेशन करके जो है लाइट क्या होता है? आपका विद्युत चुंबकीय जो है होती, वेव होती है। ठीक, अब देखो पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ है यहाँ पे समझना, जिसको मैं, आप देखो लाइट क्या है? एक विद्युत चुंबकीय जो है वेव है। ये जब आती है तो ये 3 डायमेंशन में आती है, जैसे ये 3 डायमेंशन में है। ठीक, 3D उसमें आती है। तो एक तो देखिए ये ऐसे चलती है, आपको मान लीजिए हॉरिजेंटली चल रही है। ठीक, और इसको मतलब साइड में अगर देखो तो ऐसे हॉरिजेंटली ऐसे चल रही है, और एक जो है ये वर्टिकल ऐसे चल रही है। ठीक, इसको और फिर से बना लेते हैं। ठीक, मान लीजिए एक जो है ये आपका ये हॉरिजेंटली चल रही है, और एक ऐसे। ठीक, तो पोलराइजेशन क्या करता है कि अब इसमें 2 तरीके के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन होता है और एक वर्टिकल पोलराइजेशन, पोलरीमीटर होता है। तो आप इस लाइट को जो आ रही है उसको मान लीजिए स्टार से आ रही, तो हमें उसे चेंज करना है, उसे देखना है सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला पोलरीमीटर। तो ये लाइट जब इसके अंदर से गुजरेगी तो फिर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला फेज बचेगा, बाकी जो वर्टिकल वाला है वो पास नहीं हो पाएगा। उसी के साथ में अगर आप वर्टिकल वाला लगा दोगे तो सिर्फ आप वर्टिकल वाला देख पाओगे, और जो है हॉरिजॉन्टल वाला नहीं देख पाओगे। तो हम इसको एक तरीके से सेग्रीगेट कर लेते हैं। तो इसको इसी फिनोमिनन को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक, ध्रुवीकरण हो जाता है आपका लाइट का। ठीक, लेकिन क्या है कि जो ये पोलर एरियाज में और जो स्टार से जो इमेजिंग आती है, लाइट आती है, वो कभी कभी क्या है कि दो, मान लीजिए आपने लगाई है तो क्रिस्टल कई सारे होते हैं, डस्ट भी होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, मिल्की वे में सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो मान लीजिए आपने लगाया हुआ है वर्टिकल पोलरीमीटर, वहाँ पे आ भी वो रही थी। ठीक, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुआ कि वो हॉरिजॉन्टल में चेंज हो गई, क्रिस्टल के थ्रू पास होने, डस्ट के थ्रू पास होने की वजह से। तो उसकी वजह से डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो काफ़ी दिक्कत आती है। और इन्हीं सब दिक्कतों को जो है ओवरकम करने के लिए पोलर एरियाज, ये पैसिफाई मिशन बनाया गया है। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी इसको सरल करने की कोशिश करी है। इससे ज़्यादा इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो चीज़ मैं तुमको बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। देखिए पोलर एरियाज ये तो आपको समझ में आ गया, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। इसमें स्काई का सर्वे किया जाएगा कि पोलराइजेशन ऑफ द लाइट कैसे हो रहा है, जो बिलियंस ऑफ जो स्टार्स हैं उनसे कैसे आ रहा है। ठीक, ये गॉड वॉड के नाम पे इसको छोड़ दीजिए। 2 हाईटेक ऑप्टिकल पोलराइमीटर लिया जाएगा। ठीक है, पोलर एरियाज पे हाइट 2 लगाए जाएंगे, तो ये क्या है कि ये पूरा यहाँ का देखेगा और ये पूरा यहाँ का देखेगा, दोनों को जोड़ा जाएगा और फिर ये निकाला जाएगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है स्काई में से। ठीक,
का मतलब कि कितना मतलब लाइट को जो है पोलराइजेशन करके बहुत ही वेरी फेंट स्टार्स की भी अगर है आ रही है बहुत दूर से, उसको भी अच्छे से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेन पर्पस वही है कि देखो जब बिग बैंग हुआ, जब पूरी ब्रह्मांड बना, जो हम लोग हमेशा स्पेस टेक्नोलॉजी पे एक बड़ा फोकस रहता है, तो शुरुआत में क्या हुआ कि ये एकदम से बम की तरह फटा, तो बहुत तेज फैला, स्प्रेड हुआ, बहुत तेज फैला, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे 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 बढ़ने लगा, आज भी बढ़ रहा है। इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, इसके प्रमाण अभी बताता हूँ कहाँ से मिलते हैं, ठीक। देखो, उससे पहले ये बता दूं कि ये वेलप एक करके वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पॉलीमीटर, जैसे मैं आपको बताया था ना, हॉरिजॉन्टल और वो वाले लाइट आ रही तो हमें हॉरिजॉन्टल वाला देखना है तो हॉरिजॉन्टल वाला लगा देंगे, नहीं तो वर्टिकल वाला, वो इसके थ्रू करना है, ठीक। लेकिन ये बहुत तेज़ी से शुरुआत में बढ़ा, जो है बम की तरह बढ़ा हमारा ब्रह्मांड, बिग बैंग थ्योरी जिसे कहते हैं। तो वो किसकी, उसका हमें किससे प्रमाण मिलता है ये समझना जरूरी है। अगर मान लो कभी क्वेश्चन ये पूछ ले कि 14 बिलियन ईयर्स पहले जब यूनिवर्सली हमें पता है कि एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है, ठीक, अपने आप फूल रही, स्प्रेड कर रही है, तो ये हमें इसके साक्ष्य किससे मिलते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो ना हो, ये क्वेश्चन जो पूछ सकता है कि एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स, तो किससे हमें चीज़ के साक्ष्य पता चलते हैं, आपके जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन से मिलते हैं। इस पर मैं 2-3 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे पूछेगा जो सभी लोग समझ के कर पाएँ, ठीक। इमीडिएटली आपके बर्थ के बाद में काफ़ी तेज़ी से फैला, फिर धीरे धीरे फैलने लगा। तो अब जो ये वाला रेडिएशन है, इसको ही हम देखना चाहते हैं पोलरीमीटर, पोलराइजेशन ऑफ वो करके और वेलॉप करके, जो अभी ऊपर बताया था उसके थ्रू उसको देखना चाह रहे हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक। जो सीक्वेंस है इन्फ्लेशनरी, जो शुरुआत में जो बहुत तेज़ी से जो फैल रहा था, उसके कई सारे टाइनी फ्रैक्शन जो रेडिएशन के हैं वो अभी भी हैं, और उसी को जो है हम लोग देखना चाहते हैं, और स्पेसिफिक काइंड ऑफ है, उसको बी मोड सिग्नल या फिर स्पेसिफिक काइंड ऑफ पोलराइजेशन कहा जाता है। मुझे मालूम है काफ़ी आप लोग को वैसा लग रहा होगा, बस जितना बता रहा हूँ उतना समझ लीजिए। अब हमारा जो अर्थ का और ये सब डस्ट ऑफ क्लाउड होता है, इसकी वजह से जो मैंने आपको बताया कि ठीक से समझ नहीं पाते हैं, स्कैटर्ड हो जाती है पोलराइजेशन डस्ट वस्ट की वजह से, तो उसको भी हम लोग इस वाली जो पैसिव फेज सर्वे है इसके थ्रू जो है वो कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे। गाइया जो है ये एक सैटेलाइट है, वो इमेजिंग करता है, और ये जो डेटा है वो रिमूव करेगा गैलेक्टिक पोलराइज्ड फोरग्राउंड लाइट को, और इसकी वजह से जो ये इल्यूसिव जो दिखता नहीं है बी मोड सिग्नल, जिसको हम लोग देखना चाहते हैं और इससे हमें पता चलेगा कॉस्मिक माइक्रोवेव वाली चीज़ है कि नहीं है, वो इसी के थ्रू मिलेगी। वेलॉप क्या होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, 2 ऑप्टिकल टेलीस्कोप लगाने पड़ेंगे, एक नॉर्थ पोल पे साउथ पोल पे, फिर उसको जोड़ के और फिर निकालेंगे सारी चीज़ें, और किसी तरीके से बी मोड वाला करना है। कॉस्मिक बैकग्राउंड को कर लिया तो हमें मदद मिलेगी किस तरीके से हमारा जो है बिग बैंग हुआ था, ठीक। ये वाली चीज़ है। इससे पहले भी एक रोबोपोल का था, लेकिन ये इसमें कुछ कमियां थी, जो वेलॉप इसको ओवरकम कर रहा है, सिर्फ इतना समझना जरूरी है। आज का देखिए जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी आप लोग को दिया था रिवाइज करने के लिए, रोज़ मैं टॉपिक देता हूँ ना, वो अगर आपने नहीं पढ़ी तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप फॉलो मेरी चीज़ें नहीं कर रहे हो तो ये इट इज़ ऑन योर ओन पैरल, मतलब ये आपके लिए फिर खुद ही खतरा बन रहा है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30वां है, डेली यूपीएससी मेंस जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस में। इसमें हमारा एक टेलीग्राम पे चैनल है ओनली यूपीएससी, उसमें जाके आप लोग ज्वाइन करिए उस चैनल को, फिर डिस्कशन ग्रुप में आके आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पूरा एक चैप्टर है एनसीईआरटी में। संविधान के दर्शन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन अगर आएगा और एनसीईआरटी में दिए होने के बाद भी आप नहीं कर पाते हैं तो ये काफ़ी आपको बाद में जो है इसमें पछताना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज़ है। अगला जो हमारा जो सेक्शन है उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन एग आईएसपी से, इसमें हम लोग प्रीलिम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए इसको देखते हैं। देखिए पेंसिल पोर्टल से संबंधित कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये इसका फुल फॉर्म क्या है पेंसिल का, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। नो चाइल्ड लेबर से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। तो ये हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, ठीक। ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से, चाइल्ड से संबंधित है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ वीमन एंड चाइल्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन लेबर भी है, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ। अगर आपने इसको नहीं पढ़ते समय देखा तो दिक्कत होगी, ठीक। तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट भी सही है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ही इसको चालू किया था ताकि रिहेबिलिटेट किया जा सके, पुनर्वास किया जा सके आपका चाइल्ड लेबर का, ठीक। इसके बाद इसमें सारे स्टेटमेंट सही हैं, आंसर दिख चुका है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये है ये आप, और यहाँ पे सेंट्रल आप जो है शिकायत विकायत करके
चाइल्ड लेबर यहाँ पे चल रहा है, इस ढाबे पे देखिए छोटू को यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से आप बताएंगे तो वहाँ पे फिर कार्रवाई करेगी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और ये सारे। ठीक, अभी क्या हुआ है कि जो मिनिस्टर हैं वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के, उन्होंने कहा है, अपील करी है लोगों से कि आप लोग रिपोर्ट करो कि कहाँ चाइल्ड लेबर चल रहा है। पेंसिल पोर्टल पे, पोर्टल मतलब एक वेबसाइट है, और आप लोग कॉल भी कर सकते हो 1098 पे 1098 पे, ताकि आप उस पर भी आप शिकायत करिए, ताकि जो है बच्चों का जीवन जो कि हमारे फ्यूचर होते हैं उनको बचाया जा सके। ये एक इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन है, इसमें टेक्नोलॉजी और ये सारी कंप्लेंट कोई भी सिटीजन कर सकता है कहीं इस भी अपने कंट्री से और किसी भी समय। ठीक, इसका एम यही है कि चाइल्ड लेबर को जो है हमारी समाज से बिल्कुल जो है हटा देना है, और सिटीज़न जो है रेज कर सकते हैं कंप्लेंट, अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं इंसिडेंट के लेबर के हो रहे हैं। वैसे जैसे मैंने आपको बताया ढाबे पे होता ना, छोटू चाय लिया, ये लिया, वो लिया, कई बार सोचना चाहिए आप लोग को भी कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। देखिए भारत, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका प्रोजेक्ट O2 से संबंधित। इंडिया में कौन सा कथन सही है बताना है। देखिए जब अभी सेकेंड वेव आई कोविड-19 की, तो सूद चैरिटी, आप समझ गए होंगे सोनू सूद से संबंधित बात है, फाउंडेशन ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। ठीक, O2 वही ऑक्सीजन हो गया। तो देखिए अभी इतने बड़े ये नहीं हो पाए हैं, तो ये वाला कथन तो है गलत। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है, उसने चालू किया, तो पहला वाला गलत हो गया। पूछा क्या गया? ट्रू, तो पहला वाला गलत हो गया, तो आंसर तो हो जाएगा आपका सी। लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। इसका एम देखिए यही है कि हमें जो ऑक्सीजन की डिमांड राइज हुई है उसको किसी तरीके से जो कैपेसिटी को बढ़ाना है और उसको पूरा करना है, मेडिकल ऑक्सीजन को। ठीक, मेडिकल ऑक्सीजन मैंने आप लोग को बताया था क्या होता है। नॉर्मल कंसनट्रेटर वाली ऑक्सीजन से क्या आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं? कमेंट करके बताइए। नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, ये एक प्रोजेक्ट है नेशनल कंसोर्टियम ऑफ ऑक्सीजन के अंतर्गत, जो कि सप्लाई को बढ़ाएगा। क्रिटिकल रॉ मटेरियल जैसे होते हैं जियोलाइट क्या है ये भी कमेंट करके बताइए, जिससे जो है स्मॉल ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा सकें, कंप्रेसर, कंसनट्रेटर, वेंटिलेटर बनाए जाएंगे, और ताकि जो है ऑक्सीजन की कमी ना हो। सेकेंड वेव के टाइम पे ये सब हुआ था। तो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक, जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के, उन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया ऑक्सीजन का। किसने लॉन्च किया है? प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने। और ये इसका उद्देश्य यही है कि ऑक्सीजन की जो मेडिकल ऑक्सीजन की जो बात कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई थी, वो आगे ऐसा ना हो, सप्लाई भी बनी रहे, उसके लिए ये यहाँ पे कदम लिया गया। इसी के साथ में हम लोग का आज का ये सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करके लोगों को जोड़िए इस मिशन में जो हम लोग चालू कर रखे हैं सभी के लिए। जो लोग UPSC क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन ओनली करंट अफेयर वाले चैनल को बढ़ावा देने के लिए। और आप लोग UPSC और EPFO का कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोग को कॉल करना होगा 8564880530 9696060689 पर। ठीक, कंप्लीट पेड ग्रुप में ये होता है कि आपको सारा मटेरियल, सारे टेस्ट, सारे डाउट आपके क्लियर किए जाते हैं। टेस्ट सीरीज़ वाले में सिर्फ और सिर्फ जो टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से ही रिलेटेड डाउट क्लियर किए जाते हैं। चलिए कल आपसे फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।